दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान की भाग 5 संघ की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है, जिसमें संघ की कार्यपालिका 52 से 78 तक दी गई है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल व महान न्यायवादी होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरा प्राइम मिनिस्टर होते हैं और चौथा भारत का महान न्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76। भारत का राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख राष्ट्रपति का अगर हम अध्ययन करें तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में समझे तो ये भारत का राज्य प्रमुख होता है। साथ में भारत की एकता, अखंडता और दृढ़ता का प्रतीक होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राज्य प्रमुख होता है, भारत की एकता, अखंडता का और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बन सकता है इसकी बात करेंगे, फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे, फिर राष्ट्रपति के कार्यों की बात करेंगे, फिर राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और कुछ और छोटे छोटे फैक्ट हैं जो राष्ट्रपति जी के बारे में पेपर में आते हैं, वो हमें जानने चाहिए और वो हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की हम योग्यता की बात करते हैं। कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? सबसे पहले अगर हम भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, पहली कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो। ये भारत का नागरिक कैसे भी हो सकता है, चाहे तो जन्म से रहा हो या नागरिकता प्राप्त की हो, वो भी व्यक्ति भारत में बन सकता है। वो 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वो लोकसभा का सतत निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। लोकसभा का सतत कौन निर्वाचित होता है? जो 25 वर्ष की ज़्यादा उम्र हो जाए। पहली बात, यहाँ तो 35 है, यहाँ 25 वाला फर्क नहीं चलेगा, लेकिन वो लोकसभा का सतत बनने की योग्यता रखता हो। वो संघ सरकार या राज्य सरकार में कोई भी लाभ के पद पर ना हो। हाँ, कोई मंत्री है वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो लाभ का पद नहीं माना जाता। फिर बाद में जैसे राष्ट्रपति का पद जिस दिन वो ग्रहण करेगा उसी दिन उसको वहाँ से इस्तीफा देना होगा मंत्री पद से। कोई विधायक है, कोई सांसद है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का लाभ, सांसद, विधायक, मंत्री ये लाभ के पद नहीं माने जाते। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है, पहली बात वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो चुकी हो। तीसरी बात, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उपयोग में आता है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता है वो 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और साथ में वो किसी सरकार में मंत्रिपरिषद, कोई सरकार में कोई लाभ का पद धारण करना तो ना ही केंद्र और ना ही राज्य सरकार में। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति को आप निर्वाचन कैसे करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। पहला पॉइंट, लोकसभा संसद के निर्वाचित सदस्य, मैंने क्या कहा, संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो जनता द्वारा, जैसा लोकसभा के सदस्य हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं। लोकसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते, खैर उनको 2 अब खत्म कर दिया है, लेकिन अब लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेंगे। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। पहली बात, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 1, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं में 1 या 2 कोई मनोनीत होते हैं, उन्हें लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य लेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा, फिलहाल बाद में जम्मू कश्मीर भी हो जाएगी, अभी फिलहाल ये दोनों, जम्मू कश्मीर भी शामिल करते हैं लेकिन अभी उसको छोड़कर। तो कौन कौन लोग भाग लेते हैं? सबसे पहले भाग लेते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 3 पे दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें ध्यान लेने वाली बात है कि लेते और कौन भाग नहीं लेते। पहली बात, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। साथ में जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद है उनके सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और कौन कौन से लोग राष्ट्रपति चुनाव में। अब राष्ट्रपति के
कि जो विधायक मत करते हैं इनके मत का मूल्य कैसे, ऐसे नहीं होता कि जितने विधायक हैं सारे मत करके काउंट, जैसा आम विधानसभा चुनाव में होता है सारी जनता ने वोट कर दिया जिसको सबसे ज़्यादा मिल गया। ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है, जिसमें कि हम किसी राज्य के विधायक का मत को, जैसा मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य हम निकालना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो कि लगभग 22 करोड़ है को विधायकों की संख्या, कुल राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित विधायक संख्या जिनकी संख्या 403 है से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा, मान लीजिए कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिए 80,000 है, जो भी आए, मान लीजिए 8 लाख आए, ये उसको फिर जो फैक्ट बचेगा उसको 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे ताकि संख्या थोड़ा छोटी हो जाए। तो अगर हम एक विधायक की मत का मूल्य निकालना चाहते हैं, राज्यों की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या और साथ में वहाँ के जो विधायकों की संख्या है, तो ये निकल जाएगा एक विधायक। अब ऐसा करके हम सारे राज्यों का निकाल लेंगे, जितने भी 28 स्टेट हैं जिनके पास विधानसभाएँ हैं और साथ में ये 2 संसाधित प्रदेश जिनकी विधानसभा। फिर क्या करेंगे, इन सारे मतों के मूल्य को जोड़ देंगे, जितना भी मत का मूल्य आएगा ये मत का मूल्य बराबर होगा देश में जितने भी सांसद निर्वाचित है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का बराबर होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एक राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य निकाल लिया, उसकी कुल जनसंख्या को उसके कुल विधायकों की संख्या से डिवाइड करें, फिर जो बचा उसमें भी 1000 से डिवाइड, उसको भी 1000 से डिवाइड कर दिया। ये किसी एक राज्य के एक विधायक का मत का मूल्य आ गया। इसी तरीके से हम सारे राज्यों के मत का मूल्य निकाल लेंगे, सारे राज्यों के मत का मूल्य एक विधायक का मत का मूल्य आ जाएगा, फिर सारे विधायकों के जितना भी मत आएगा सारे विधायकों का मत का मूल्य जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमें पूरे देश के विधायकों का मत का मूल्य मिल जाएगा। जब पूरे देश के विधायकों का मत का मूल्य मिल जाएगा, यही संख्या जो होगी ये लोकसभा के सभी सांसदों के मत का। अब देखिए लोकसभा के सांसद ज़्यादा बड़ा है, उसमें उसके अंदर 5 से 6 विधायक आते हैं, तो उसके मत का मूल्य भी ज़्यादा होगा। तो सभी निर्वाचित सदस्यों से जो लोकसभा जितने विधायकों के मत का मूल्य पूरे देश में आएगा वही होगा बराबर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य। लोकसभा की संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य। अब एक संसद सदस्य के निर्वाचित मत का मूल्य के लिए क्या करेंगे, जितने विधायकों की संख्या आए थे उससे सांसदों की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमें निर्वाचित एक विधायक के सांसद के मत का मूल्य भी निकल जाएगा। उसके बाद अगर राष्ट्रपति से संबंधित जांच कोई विवाद होता है तो इसका फैसला उच्चतम न्यायालय करता है। अच्छा, निश्चित मतों के मूल्य का भाग होता है कुल वैध मत और साथ में जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं +1 कर देंगे। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। गुप्त मतदान का मतलब होता है वोट दिखाया नहीं जाता, केवल एक जगह हमको ओपन बैलेट होता है और राज्यसभा के चुनाव में जहाँ अपने जो एजेंट होते हैं उनको मत दिखाना पड़ता है, और कहीं सब जगह गुप्त मतदान का ही होता है। फिर राष्ट्रपति की शपथ पूछता है, राष्ट्रपति की शपथ कैसे लेते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का। प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन जो है संविधान के परिरक्षण, संविधान और संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति है। फिर हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपात। सबसे पहले हम एक कार्यकारी शक्ति बात करते हैं, तो जो भी मंत्रिमंडल कार्य करती है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वो नियम बना सकता है तथा उसके दिए आदेश और अनुदेश वैध होते हैं। वो ऐसे नियम बना सकता है जिसमें केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य करने के लिए मंत्रियों की सहजता हो। पहली बात, सबसे प्रमुख जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। पहली बात, प्रधानमंत्री हमारा निर्वाचित, प्रधानमंत्री हमारा नियुक्त होता है, पेपर में आता है प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। उसके बाद वो महान्यायवादी की नियुक्त करता है, उसके वेतन आदि का निर्धारण महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। देखिए, पहले प्रधानमंत्री की नियुक्त किया, प्रधानमंत्री की मदद से राष्ट्रपति ने अन्य मंत्रियों की नियुक्त की। राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी नियुक्त करता है जो कि राष्ट्रपति के प्रधान पर्यंत कार्य करता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्षों की बड़े जितनी भी देश के हायर ऑफिसर्स की पोस्ट है, चाहे तो नियंत्रक, मेल परीक्षक हो गया, यूपीएससी के सदस्य,
या अध्यक्ष हो गए। उसके बाद राज्य में राज्यपाल हो गए, महान न्यायवादी हो गया, नियंत्रक एवं न्यायालय परीक्षा हो गया। कि नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। IAS IPS ऑफिसर UPSC केवल चुन करके देती है, बाकी कैडर अलॉट करने का काम केंद्र सरकार को होता है और उनको नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। उसके बाद आ जाओ राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हो संसद की सत्र को बुलाना, संसद के सत्र को बुलाना और उसका सत्र अवसान करना, ये दोनों राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आता है। साथ में वो जैसे राज्यसभा में 12 तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत करता है। पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन करता था, लेकिन उसको हमने 104वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया। अब उन्होंने उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में वो कोई विधेयक उसके पास आता है, वो जो स्वीकृत कर सकता है, उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है या उसे डिनाई कर सकता है, विधेयक को वापस भी कर सकता, मना कर सकता, स्वीकार कर सकता है और साथ में उसे सुरक्षित रख सकता है अपने पास। कोई धन विधेयक है तो उसमें उसको अनिवार्य रूप से अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए मनोनीत के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, उस पर भी कंसेंट देने का अधिकार, सहमति देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। संसद का सत्रावसान की अवधि के अध्यादेश संसद का सत्रावसान भी करता है। सत्रावसान का मतलब होता है, एक होता है स्थगन, एक होता है सत्रावसान में क्या होता है, पूरा सत्र ही माली मानसून सेशन इसका पूरा सत्र ही अवसान कर दिया। ठीक है। 2 स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष या सदन का जो स्पीकर होगा या सदन का जो अध्यक्ष होगा। सत्रावसान करता है और संसद लोकसभा को भंग करना ये राष्ट्रपति करता है। 2 काम, सत्रावसान और साथ में भंग करने का। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्णमंत्री संसद धन विधेयक, किसी मतलब हमको कुछ पैसा निकालना है संसद से तो धन विधेयक पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही करता है। तो सामान्यतः धन विधेयक को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही वो लाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं कि अनुच्छेद 2072 के अंतर्गत कि मान लीजिए अपराधी कोई अपराध को दंड कर सकता है, क्षमा कर सकता है, क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति है क्षमा करना, कि मान लीजिए कोई अपराधी है उसको पूरे इसने दंड को ही क्षमा कर दिया। लघुकरण कर देना, दंड का स्वरूप बदल जाता है। जैसे मान लो किसी को मृत्युदंड मिल जाता है तो उसको 10 साल की उम्र में कठोर कारावास में मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करने, ये स्वरूप बदल, ये होता है लघुकरण। परिहार होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। अगर मान लो मृत्युदंड को दिया गया है कि उम्र कैद दी गई है तो ये नहीं कि उसको माफ़ कर दिया कुछ ऐसा, उसकी उम्र कैद को घटा दिया जाता है, दंड तो वही है लेकिन परिहार कर दिया गया। उसमें क्या था कि प्रकृति बदल गई थी, मृत्युदंड को है तो लघुकरण में मृत्युदंड जैसा दिया गया था तो उसको प्रकृति बदल जाएगी, उसको उम्र कैद बदल देगा। और परिहार में क्या होता है कि ये दंड की प्रक्रिया नहीं बताकर उम्र कैद मिली है तो कैद तो मिलेगी, लेकिन अब 10 साल मिल जाए, कम हो जाए, 10 साल कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। विराम कुछ देने के लिए रोक लगा देता है। कई बार ऐसी होती है कि मान ली महिलाएं हो गई, कोई विकलांग हो गई या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो रोक लगा देता है। प्रावलंबन, रिप्राइट मतलब अस्थायी रूप से रोक लगाना। तो हम क्षमा पढ़ लिए, क्षमा में 5 पहले क्षमा कर देना है, माफ़ी दे देना, उसकी 5 क्षमाएँ, पहले क्षमा होता है पार्डन जिसमें दंड को पूरी तरह से मुक्त कर देता है। लघुकरण में उसकी प्रकृति को बदल देता है, मृत्युदंड है इसको करने बदल सकता है। या परिहार की हम बात करें तो दंड की प्रकृति में उसकी अवधि को कम कर देता है। 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देता है। विराम दे देता है कि मान लीजिए अभी फिलहाल सज़ा में रोक लगाई जाती है और साथ में उसके दंड विशेष करके अस्थायी रोक लगाना, इसका उद्देश्य दोषी प्रलंबन कर देना मतलब अस्थायी रूप से रोक लगाना। ये तो थी क्षमा करने की शक्ति है। उसके बाद कूटनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमने जो अनुच्छेद 51 में पढ़ा था काफ़ी हद तक राष्ट्रपति के अंतर्गत ही भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, इसके लिए जो भी कूटनीति की जाएगी वो राष्ट्रपति के नाम प्रॉपर्ली जितने भी काम सरकार करती है सब राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। उसके बाद कुछ राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियाँ होती हैं कि तीनों राष्ट्रपति जो हमारे देश में होते हैं तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, थल सेना, अध्यक्ष, जल सेना और वायुसेना, तीनों का चीफ कमांडर होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352,
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 375, वित्तीय आपातकाल 357। तो नीचे देखिए 352 की हम बात करें तो अगर स्थिति ऐसी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, कौन से पॉइंट है, एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण की देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अभी तक देश में मूलतः 3 बार आपातकाल लगा है और अभी इसी स्थिति भी नहीं कभी जल्दी बनी कि आपातकाल लगाया जाए, 3 बार को छोड़ दिया जाए तो ही कभी और ऐसी स्थिति बनी नहीं। उसके बाद राज्यपाल जिसके राष्ट्रपति शासन करते, मान लीजिए कि ऐसा है कि राज्यपाल के द्वारा ये मैसेज चला जाता है कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है या यहाँ का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह असफल हो चुका है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते थे। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग आज तक इसी अनुच्छेद का हुआ। सरकारों ने जब विचारधारा अलग थी तो अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके कई बार सरकारें बर्खास्त की गई गलत तरीके से, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अनुच्छेद 360 कहता है कि राष्ट्रपति अगर ऐसा लगता है कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो भी आज तक नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार है कि अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता तो ये प्रावधान होंगे, ठीक है। उसके बाद कि उसमें कई सारे वेतन कर दिया जाता है, कई बातें होती है उसमें आपको। उसके बाद हमारी आपातकालीन शक्तियाँ भी होंगी। तो हाँ, एक होता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो कई बार क्या होता है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, जैसे कि मान लीजिए अभी लोकसभा नहीं चल रही है, ये लोकसभा बिकती तक केवल राज्यसभा ही है, तो या दोनों सदनों में से कोई भी ना चल रही हो, न लोकसभा का सत्र चल रहा हो ना राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, ऐसी स्थिति में यह लोकसभा भंग हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देते। ये पूरा अध्यादेश वैसा ही है जैसा कि कानून बनाया जाता है। जैसा मान लीजिए एक तरफ बैकडोर से कोई अपना कानून बना लेना, फिर जब दोबारा संसद शुरू होगा तो अध्यादेश को बहुमत फिर से उसको कानून की तरह पारित कराना पड़ता है। पहली बात कब पारित संविधान अध्यादेश लाया जा सकता है, जब कोई भी सदन में सत्र ना चल रहा हो, ना लोकसभा चल रही हो ना राज्यसभा चल रही, दूसरा संसद के दोनों सदनों का सत्र, जब दोनों सब में से कोई भी सदन ना चल रहा हो। उसके बाद हाँ, जैसे हम एक और बेहतर अध्यादेश, मान लीजिए आज हमने अध्यादेश को लाए और अध्यादेश ने कानून का रूप तुरंत ले लेता है। अब आज से मान लीजिए 6 महीने के बाद के अंतर तक या 6 सप्ताह और 6 महीने और 6 सप्ताह इतना समय दिया जाता है मैक्सिमम के अंतर्गत अध्यादेश को कानून संसद से पारित कराना ही है, नहीं तो वो संसद सत्र चलने के 6 हफ्ते के अंदर वो लैप्स हो जाएगा। अब देखिए 6 महीने प्लस होता क्या है कि ये कहा गया कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 6 महीने के अंदर में ही संसद चलेगी, तो 6 महीने ये और फिर संसद शुरू होने के 6 हफ्ते का और समय दिया गया है कि अगर कुछ बात हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो 6 हफ्ते के अंदर अपना डिस्कशन करने, अगर इतने में भी पारित नहीं करा पाती है सरकार तो अध्यादेश लैप्स हो जाएगा जी। ठीक है, राष्ट्रपति के पास विधेयक के संबंध में कौन सा अधिकार होती है। पहली बात, वो केंद्रीय विधेयक तो उसको स्वीकृति दे सकता है या उसको अस्वीकृति दे सकता है, उसको वापस भी कर सकता है कि जाइए नहीं इसको दोबारा लाइए, दोबारा ले आते तो फिर उसमें राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। धन विधेयकों के संबंध में वो स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु उसे वापस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसी ने ही कहा था कि नहीं ये धन विधेयक सही है। अब हो सकता है उसका मन बदल जाए, कुछ हो जाए तो धन विधेयक को अस्वीकृति दे दे या स्वीकृति 99% स्वीकृति दे दे। संविधान संशोधन विधेयक में हम लोग पढ़ेंगे विधेयकों के आगे कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, उसमें राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों की 2/3 बहुमत के बाद पारित होता है। तो इस तरीके से इतने सांसदों के द्वारा पारित कानून को रोकना राष्ट्रपति के लिए भी मुमकिन नहीं होता।
अब जैसे मान लीजिए कोई राज्यपाल चिल्लाएगा विधेयक राज्य विधेयक जो राष्ट्रपति की सूचित रखा गया, स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृति कर सकता है या वापस कर सकता है, 3 कर सकता है। दे सकता है, अस्वीकृति कर सकता है या वापस कर सकता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के मार्च में संविधान में कहा गया कि भारत संघ के कार्यपालकों का एक प्रमुख होगा जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। एक बार हम लोग सोचे राष्ट्रपति के संबंधित मामलों को। सबसे पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 में जो संघ की कार्यपालिका की बात की गई है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसके प्रमुख सदस्य कौन होते हैं? एक उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल और महान न्यायवादी शामिल होते हैं। अब राष्ट्रपति के हम सबसे पहले कौन व्यक्ति जब हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो क्या बन सकते हैं? पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको नागरिकता मिली, बस आप भारत के नागरिक, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यानी वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग होना चाहिए। वो संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पहला क्या हो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 35 वर्ष आयु पूरा करने। तीसरी बात वो संघ की कार्यपालिका लोकसभा तीसरा है लोकसभा सदस्य बनना चाहिए। चौथा है कि वो राज्य सरकार न केंद्र सरकार में किसी भी मंत्री का पद धारण किया जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का प्रतिज्ञान लेते हैं कि शपथ लेते हैं। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे? राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत और बूथ मतदान द्वारा होता है। कौन सी होता है? ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति में जितने लोग वोट कर दिए सारा गिन लिया, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग इसके बारे में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और बूथ मतदान द्वारा होता है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा या कहें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव में मतों के मूल्य की बात करें तो एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के कुल विधायकों से भाग कर देते हैं, जो संख्या आती है उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य हो जाता है। ऐसे सारे राज्यों के सभी, जैसे एक राज्य के विधायक मत मूल्य आ गया उसको उसमें से गुणा कर देते हैं तो हमको सारे विधायकों के मत का मूल्य आ जाता है। उसके बाद हम सारे विधायकों के मत ऐड कर लेते हैं तो जितना संख्या आती है ये बराबर होती है लोकसभा के सभी सदस्यों निर्वाचित सदस्यों, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य या एक संसद के मत मूल्य। इस संख्या को टोटल संसद के सदस्यों की संख्या से भाग करते तो एक संसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। इसीलिए सभी राज्यों की, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य अलग अलग हैं, तो राज्यों के मत के अलग अलग राज्यों के जो विधायक का मत का मूल्य या सांसद के मत का मूल्य, जिस विधायक के मत का मूल्य निकल आता है वो सबका अलग अलग होता है, जबकि सांसदों के मत का मूल्य सबका समान होता है। उसके बाद राज्यों के सांसदों के मत का मूल्य भी अलग होगा कि एक सांसद का निकल आया। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें है तो इतना हो जाएगा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं तो इतना हो जाएगा, उसको इस साथ से गुणा कर देंगे। तो ये अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका, जिस सबने पढ़ लिया कार्यकालीन सत्याग्रह, वो संविधान के लिए वो
नियम बना सकता है, प्रधानमंत्री अनुमति नियुक्त करता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पदन कार्य करता है, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्त करता है, वो सदस्यों लोकसेवा आयोग सदस्यों संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य अध्यक्षों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त करता है, विधायी शक्तियों में वो सदन की बैठक को बुलाता है, संसद की बैठक को बुला सकता है, कुछ समय के लिए उसे लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, साथ में वो लोकसभा के लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान भी कर सकता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है। विधेयक आता है तो कि विधेयक को अपनी स्वीकृति भी देता है, विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित भी रख लेता है कि अस्वीकृत या स्वीकार कर देता है। राज्यपाल को निर्देश देता है, अगर धन विधेयक नहीं है तो जो राज्यपाल द्वारा उस पर भेजा गया विधेयक है को स्वीकृति दे सकता है, चाहे तो उसको मना भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हमें अनुच्छेद 352 पढ़ लिया, अनुच्छेद 356 पढ़ लिया, 365 पढ़ लिया, वित्तीय आपातकाल 360 पढ़ लिया। उसके बाद अनुच्छेद 356 में क्या होता है कि अगर युद्ध बाह्य स्थिति एवं सतत युद्धों की स्थिति बन जाए तो देश में आपातकाल घोषणा कर सकता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर या वहाँ के प्रशासनिक तंत्र असफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 360 की वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक कभी नहीं लगा कि आपातकाल लगाने का अधिकार है, वित्तीय आपातकाल। उसके बाद राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को वापस नहीं लौटाता, सामान्यतः क्यों वापस लौटा सकता है लेकिन उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लाया जाता है। अगर दोबारा पारित कर दिए एक बार लौटा सकता है बस। उसके बाद राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति संसद को सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होता है, परंतु ये प्रकृति से अल्पकालिक होते हैं। उसके बाद क्षमादान की शक्तियाँ हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 72 पढ़ा कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लघु पूर्ण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है या प्रावलंबन कर सकता है। थोड़ा 3 अनुच्छेद और पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 53 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 की जो भी संघ करेगा वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किया जाएगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, वो संविधान के अनुसार कार्य करेगी। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत अनुच्छेद 75 मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में विश्वास प्राप्त होने की स्थिति में ही सरकार रह सकती है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास सामान्यतः विवेक की शक्ति नहीं होती, लेकिन कुछ स्थितियाँ, जैसे यहाँ पर मैं 3 स्थितियों की बात करूँगा कि जिससे राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर देते हैं कि लोकसभा के किसी भी दल के पास स्थिर बहुमत ना हो, ऐसा लगे कि मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि अब कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत बनाने के लिए किसी भी एक दल को आमंत्रित कर सकता है कि भाई आप सरकार बना ले, बाद में फुल प्रोटेस्ट कर लेंगे। वो मंत्रिमंडल को विकसित कर सकता है। अगर लोकसभा उसको राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में विश्वास नहीं है तो मंत्रिमंडल को विकसित कर देता है। लोकसभा को भी विकसित कर देता है अगर उसको लगता है कि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है, वो मंत्रिमंडल को भी खत्म कर सकता है और लोकसभा को भी खत्म कर सकता है, दोबारा चुनाव फिर चाहिए। हमने ये चीज़ें पढ़ लिया। राष्ट्रपति अपना, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति ये तो अपना मृत्यु हो जाए या अपना इस्तीफा सौंप दे या संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए। 3 तरीके होते हैं। पहला है कि खुद से इस्तीफा दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति पर महासंवैधानिक आधार तक इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अतिक्रमण के होने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर। अभी कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जानना चाहिए। एक बार हम बता रहे हैं आपको कि एक बार मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई 1969 में। देश के राष्ट्रपति होते थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है राष्ट्रपति को देता है। अब वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति हैं, अब उनको तो थोड़ा सा और बनना था भाई, उपराष्ट्रपति उनको राष्ट्रपति बनना था।
अब क्योंकि राष्ट्रपति का पद है खाली, अब किसको इस्तीफा दे? अब ये भाई, अगर राष्ट्रपति होते तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकता था, फिर अपना राष्ट्रपति चुनाव लड़ते, चाहे ना कर लेते कोई अलग बात थी अगर चुनाव होता तो। लेकिन अब क्योंकि राष्ट्रपति है नहीं और उपराष्ट्रपति दे तो किसे दे, बल्कि उपराष्ट्रपति ही इसमें राष्ट्रपति बन चुका है। जब राष्ट्रपति नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति चार्ज लेते, तो अपने को इस्तीफा दे, एक हाथ से इस्तीफा दे दो, दूसरे हाथ को दे दो। ये मतलब एक बहुत विकट स्थिति बन गई थी, तो उन्होंने इस्तीफा का राष्ट्रपति के नाम पर फिर दिया था। उसके बाद वीवी गिरी बाद में राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़े। उन्होंने उस समय कारोबार के राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्ला, हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति, अब देखिए राष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की 1969 में, उपराष्ट्रपति हैं वीवी गिरी जो कि सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने दे दिया इस्तीफा, तो न राष्ट्रपति का पद खाली, न पद है न उपराष्ट्रपति का। ऐसी स्थिति में तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने, ये कई बार 50 बार ये प्रश्न आ चुका है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाते हैं तो कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, खैर कार्यवाहक राष्ट्रपति का होता है कि नया राष्ट्रपति चुन किया जाता है तो वो हो जाता है। हमने ये सारा पढ़ लिया। अब राष्ट्रपति को हटाते कैसे? मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर अगर हम महाभियोग लगे होते तो कभी अभी लगा नहीं है, लेकिन बहुत एक कठिन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। अगर मान लीजिए किसी को लगता है संसद को कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया का पहला आरोप और दूसरा कोई ग्राउंड लेवल इम्पीचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा ने ये आरोप लगाया कि राष्ट्रपति को हटना चाहिए, या मंत्रिमंडल सबसे पहले 2/3 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन का नोटिस देना चाहिए राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर आरोप ये लगाए गए हैं और 1/4 सदस्य सदन के सदस्यों ने आपके खिलाफ, आपको हटाने के खिलाफ अनुशंसा की है। उसके बाद फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति के आरोपी की जांच होगी। जांच होने के बाद 2/3 सदस्य से पारित होना चाहिए। फिर यही चीज़ जाती है दूसरे सदन में कि वहाँ भी 2/3 सदस्यों से पारित होना चाहिए। 2/3 टोटल संख्या का 2/3, 543 का 2/3, जिनमें से लगभग 364 होते हैं, और राज्यसभा का लगभग 245 मान लेते हैं का 2/3, लगभग 163। इसका मतलब कि लोकसभा में लगभग 364 सांसद और राज्यसभा के लगभग 163 सांसद अगर ये कह देते हैं कि अगर अपना हस्ताक्षर राष्ट्रपति को हटना चाहिए तो राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देते। 2/3 बहुमत कितनी बड़ी संख्या है। तो राष्ट्रपति पर महायुद्ध का आधार क्या है? कि इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हटाया जा सकता है? पहले उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाएगा 1/4 सदस्यों से, फिर 14 दिन का उन्हें नोटिस दिया जाएगा, फिर ये 2/3 बहुमत से उस सदन से पारित किया जाएगा जो नोटिस लेके आया था, फिर यही जाएगा दूसरे भी जांच भी चलती रहेगी, दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया उस समय राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा दे देना होगा। राष्ट्रपति का पद देश में खाली हो जाएगा। ये बहुत अपमानजनक स्थिति है और ये शायद ही कभी आया नहीं है, ना कभी आने को मिली। इस तरीके से हमने लगभग राष्ट्रपति के बारे में समझ लिया। राष्ट्रपति भाग कहाँ है? अनुच्छेद 52 भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के संघ की कार्यपालिका में, जैसा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उसके बाद राष्ट्रपति को हम जो कौन होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है और कैसे होता है। उसके बाद हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ी, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ पढ़ी, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी, कूटनीतिक शक्तियाँ भी पढ़ी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी पढ़ी। उसके बाद राष्ट्रपति के विधेयकों के संबंध में जो अधिकार थे, अध्यादेश के जारी करने के संबंध में अधिकार हमने पढ़े। उसके बाद राष्ट्रपति की संवैधान की शक्तियाँ हमने पढ़ी। उसके बाद राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पढ़ी, राष्ट्रपति के कार्यकाल पढ़ा। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन कई मत हो जाए, इस्तीफा दे दे या उसको संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाए, ये कर देते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के अगर हम महाभियोग कैसे करते हैं इस बारे में पढ़ा।
तो राष्ट्रपति के संबंध में लगभग जितनी जानकारियाँ होनी चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को, बेसिक जानकारी मैंने लगभग आपको दे दी है। और भी जितना भी आप अध्ययन करेंगे तो इससे आपको और लाभ होगा। ठीक है।